बार फिर से आप सभी से अपील, और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू किया, #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बात कांग्रेस की कलह कथा की, जो फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही, और इसकी गूंज अब छत्तीसगढ़ से पंजाब तक साफ सुनाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी ही सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तलवारें खिंची दिखाई दे रही हैं। तो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक की, वहीं टीएस सिंहदेव ने भी दिल्ली में डेरा डाल लिया है। उधर पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सिद्धू और कैप्टन में रस्साकशी लगातार जारी दिखाई दे रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों के साथ डिनर कर शक्ति प्रदर्शन किया, तो सिद्धू ने ईंट से ईंट बजा देने की बात कही है। तो पंजाब कांग्रेस में लगातार चल रहा है घमासान, और इस सबके बीच पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को इस तनातनी की जानकारी देने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात करनी पड़ गई। तो लगातार कांग्रेस में, चाहे वो राजस्थान की बात हो, पंजाब की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की, लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं, तो वहीं पंजाब कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालात ये कि एक तरफ सिद्धू ईंट से ईंट खड़का देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कैप्टन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई है। और इस सबके बीच जानकारी यह मिल रही है कि हरीश रावत, हालांकि उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी फैसला होगा वो आला कमान का है, वही सर्वोपरि है, और किसी के किसी भी तरीके के बयान देने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात करनी पड़ गई। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हालात का। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से रवि सिंह हैं और रायपुर से आदित्य राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रवि, आपके पास आते हुए जरा बताइए, दिल्ली से वहां पर कांग्रेस का जो लगातार पंजाब में घमासान चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व परिवर्तन की खबरें हैं, तो ऐसे में वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अपडेट यह है कि अभी थोड़ी देर बाद जो पंजाब के कांग्रेस के प्रभारी हैं वो हरीश रावत, वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, इस तरीके की खबरें आई हैं। और एक दिन पहले हरीश रावत की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी। तो पंजाब में लगातार कोशिशें हैं कि जिस तरीके से वहां पर तल्खियां चल रही हैं, चाहे वो सिद्धू गुट की बात हो या फिर कैप्टन अमरिंदर गुट की बात हो, दोनों के बीच में लगातार जो तलवारें खिंची हुई हैं उसको शांत करने की कोशिश है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। और ऐसे वक्त में जब चुनावी साल आने वाला है, ऐसे वक्त में अगर आपस में ही सिर्फ फुटौगल होगी तो जनता को किस तरीके से कांग्रेस मैसेज दे पाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस आलाकमान के सामने। यही वजह है कि ये कोशिश ये है कि आपस में मिलजुट कर ही आगे काम करें, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल पंजाब में, उसको लेकर कम से कम एक मैसेज जाए कि कांग्रेस एक साथ में है और राज्य इकाई में भी एक साथ में है। दूसरी बात, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार यहां पर शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश चलती रही है। सीएम भूपेश बघेल ये मनाने में राजी हो गए कि राहुल गांधी अगले एक हफ्ते के बाद वो जाएंगे छत्तीसगढ़, वहां का दौरा करेंगे और उसके बाद जमीनी स्तर पर हालात को देखेंगे। कोशिशें ये है कि क्योंकि लगातार जो टीएस सिंहदेव की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 2.5 साल का जो पहले से ही बात चल रही थी कि 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल उसके बाद सत्ता में परिवर्तन आएगा। और आपके पास लौट रहे हैं रविंद्र चौबे, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर यही सवाल आपसे कि ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हो क्या रहा है? क्या नेतृत्व परिवर्तन संभव दिखाई देता है? उसी को लेकर ये पूरा घमासान। देखिए ये अभी के परिप्रेक्ष्य में आपका प्रश्न ही लाजमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का कांग्रेस का सबसे गढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हम 67 3/4 से ज्यादा बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। और सौभाग्य देखिए, चुनाव के बाद लगातार सरकार के प्रति जनता का आस्था और विश्वास कितना बढ़ा है। 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव हमने जीता, कांग्रेस ने जीता। लगातार कांग्रेस के प्रति और माननीय नेतृत्व के प्रति विशेष रूप से
आदरणीय भूपेश जी के प्रति जनता में और विशेष रूप से किसान में कितना आस्था और विश्वास बढ़ा है, ये सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में स्टेबिलिटी है, छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लीडर के प्रति लोगों का विश्वास है और छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं वो बेहद सफल है। और सबसे बड़ी बात ये है, छत्तीसगढ़ की 3 बहुत बड़ी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और गरीबों के लिए भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये ऐसी योजना है जिसको सारे हिंदुस्तान के लोग देखने जाते हैं। तो क्यों भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे जी, क्यों भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि अगर आलाकमान कहेगा तो हम पद छोड़ देंगे? क्यों कह रहे हैं फिर वो? अरे ये तो हम सबके लिए कहेंगे। राहुल जी हमारे नेता नहीं, है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सर सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों ऐसा उनको कहना पड़ रहा है कि अगर आलाकमान कहेंगे तो हम पद छोड़ देंगे? तो क्या आलाकमान की तरफ से इस तरह की कोई बात उनको कही गई है? इसमें गलती क्या है? हाईकमान का हर निर्देश का हमको पालन करना है। सर तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जो हालात हैं जहां एक तरफ टीएस देव सिंह ने डेरा डाला हुआ है और इस सब के बीच भूपेश बघेल को ये कहना पड़ रहा है, तो क्या इस तरह के हालात हैं? क्या नेतृत्व परिवर्तन वहां का संगठन, वहां के विधायक चाहते हैं? इसीलिए तो सर मैं आपसे पूछ रही हूँ। वहां के विधायक, कल दिल्ली में 63 विधायक मौजूद थे आउट ऑफ 63 विथ भूपेश बघेल। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कितना स्टेबल सरकार है? तो 63 विधायक क्यों मौजूद थे दिल्ली में? हमारे हाईकमांड से मिलने आए थे, हम अपने नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। सर अमूमन ऐसा होता नहीं है ना, अमूमन ऐसा कब होता है? तब होता है जब शक्ति प्रदर्शन करना होता है या हालात ठीक नहीं होते, विधायकों को अपनी कोई बात रखनी होती है, कोई नाराजगी होती है, देखा तो तभी जाता है और इसीलिए अटकलें लग रही हैं। क्या ये संकेत नेतृत्व परिवर्तन के हैं? क्योंकि आप देखिए टीएस देव सिंह जब सीएम की रेस थी सर 2018 में, जब सीएम को लेकर चर्चा हो रही थी। जी बोलिए, पहले आप बोलिए। प्रश्न ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार स्थायी रूप से मजबूत सरकार है। 63 विधायक दिल्ली आ चुके हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो इससे भी ज्यादा विधायक उनके पक्ष में खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाईकमांड का पूरा विश्वास भूपेश जी के साथ है। नंबर 3, न केवल इस 5 साल के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी का चेहरा छत्तीसगढ़ का किसान मुख्यमंत्री का चेहरा है, आने वाले मतलब नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा का चेहरा है, आने वाले वर्षों तक और आने वाले इलेक्शन का चेहरा भूपेश बघेल ही है, कांग्रेस का चेहरा। इसलिए छत्तीसगढ़ में इस सरकार के बारे में बिल्कुल किसी को भी संशय या संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ के मंत्री जो कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है, तमाम जो विधायक हैं वो भूपेश बघेल के साथ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि फिर इस तरह की हलचल क्यों छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिल रही है? टीएस देव सिंह की तरफ से भी वहां पर दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, 63 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, इस सबके संकेत क्या है? लेकिन इस सबके बीच आपको यह भी बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में घमासान मचा है कांग्रेस में। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दोपहर 1 बजे दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होंगे। बघेल ने कल राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी और इसके बाद आज बघेल और 6 मंत्रियों समेत 50 विधायक रायपुर के लिए रवाना होंगे। देखिए ये एक और संकेत है, टीएस देव सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल विधायकों के साथ वहां पर मौजूद है और खुद रविंद्र चौबे ये कह रहे हैं कि वो भूपेश बघेल के साथ हैं। हम सीधे रुक कर लेते छत्तीसगढ़। रायपुर से हमारे सहयोगी आदित्य राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, रविंद्र चौबे तो कह रहे हैं कि ये जो तमाम हलचल है इसका कोई मतलब नहीं है, भूपेश बघेल ही चेहरा रहेंगे, लेकिन जो दिल्ली में जो कुछ घट रहा है उससे क्या संकेत मिल रहा है? जी देखिए गायत्री, रविंद्र चौबे जो बात कह रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि इसी बात से की जा सकती है कि 63 विधायक दिल्ली में मौजूद है। आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है भूपेश बघेल को सीएम पद पर बने रहने के लिए। आपको बताना पड़ रहा है कि 63 विधायक जो है और 7 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री जो है वो दिल्ली में मौजूद है, वो भूपेश बघेल का समर्थन कर रहे हैं। पीएल पुनिया से कल उनकी मुलाकात हुई तो घमासान तो अंदरूनी तौर पर मचा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीएस सीधे अगस्त महीने की 3 तारीख से ही लगातार दिल्ली में टिके हुए हैं और उसके बाद ये मीटिंग जो है, मीटिंगों का सिलसिला हाईकमान के साथ लगातार चल रहा है।
2 बार जो है वो राहुल गांधी से मीटिंग हो चुकी है। अगर कांग्रेस के भीतर खाने में सब कुछ सही चल रहा है तो हाईकमान से 2-2 बार आपको मीटिंग करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों आपके विधायक दिल्ली तक जमा हुए हैं? इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये सरगुजा सदन है। ये रायपुर स्थित टीएस सिंहदेव का घर है। यहाँ पर भी कल 100 से 150 की संख्या में जो उनके समर्थक थे, जो पार्टी के संगठन के नेता थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो खेमेबाजी दोनों तरफ से चल रही है, दोनों तरफ से जो है वो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि हाईकमान क्या निर्णय लेता है। अभी भी कोई भी स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई जो है वो जी गायत्री। ठीक है आदित्य, लौट रहे हैं आपके पास। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाने की मांग उठ रही है। इन सब के बीच एक रोज पहले दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी के बीच 3.5 घंटे तक बैठक हुई और इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल रही। हालांकि इस मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी और यह बताया कि उनकी राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात हुई है वो राज्य के विकास और उससे जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत के लिए हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल गांधी से 3 घंटे की मुलाकात हुई है और आमंत्रण को स्वीकार किया राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आने का। सर क्या बात हुई? देखिए, राहुल जी से बहुत दिल खोल के बात हमने की और लंबी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक व्यवस्था के बारे में, छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में और अंत में मैंने राहुल जी से छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो छत्तीसगढ़ आएंगे। पिछली बार मुलाकात के बाद 10 जनपद पे मुलाकात हुई थी पार्टी आलाकमान से। आपने कहा था कि पार्टी के अंदर जहां बहुमत वहां 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं चलता। जब अलग अलग गठबंधन होते हैं, गठजोड़ की सरकार होती है, वहाँ होता है। ये बार बार मीडिया में भी खबरें आ रही थी। आपको भी 3 दिन के अंदर आना पड़ा दिल्ली और ये अंदेशा हुआ कि आखिर तमाम विधायक और संगठन के लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं। तो क्या किसी तरह की इस तरह के फॉर्मूले की बात हुई थी? क्या नेतृत्व परिवर्तन का भी अंदेशा था? देखिए, पिछले दिनों आए तब भी मैंने, पुनिया जी ने, सब ने यही बात की कि विकास के मुद्दे में, योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। पिछले समय भी एजेंडा नहीं था, इस समय भी एजेंडा नहीं था। इस समय भी हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, सब खुल के बात हुई। आप भी सीएम रहेंगे 5 साल तक? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन हाईकमान का है मैं पद छोड़ दूंगा। लेकिन किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पे तब तक हूं जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊंगा। और टीएस सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में बैठे लोग, उनके अधिकार की बात है। वो जो निर्णय करेंगे वो सबको मंजूर होगा। रवि, ये तमाम चीजें आपने सुनी और अभी पीएल पुनिया को भी आपने सुना, लेकिन ये कितना बड़ा झगड़ा है कांग्रेस के लिए। विधायक वहां पर मौजूद है, भूपेश बघेल वहां मौजूद है, टीएस देव सिंह की तरफ से अलग डेरा डाला हुआ है। ये कितना बड़ा झगड़ा है कांग्रेस के लिए, आलाकमान के लिए? सिर्फ झगड़ा नहीं, चुनौती भी है। चुनौती इस बात को लेकर है कि गिने चुने राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान में हो, वहां पर भी देखिए कि 2 गुट बने हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी, वहां पर भी इस तरीके की खबरें लगातार आती रही हैं। शुरुआती दौर से ये जब से कांग्रेस की सरकार का गठन ही हुआ है। पंजाब में तो आप देख रहे हैं कि लगातार वहां से आती रही है। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और खास करके इस समय छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल के समर्थन में तमाम जो विधायक लगातार आ रहे हैं दिल्ली में पहुंचे और खुद भूपेश बघेल सरकार में मंत्री, वो खुद मान रहे हैं कि 63 विधायक यहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में अगर मौजूद है और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राज्य के डेवलपमेंट को लेकर राहुल गांधी से बात हुई, तो राज्य के डेवलपमेंट को लेकर
प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। उसमें तो मुख्यमंत्री ही सिर्फ मुलाकात करने के लिए आते हैं। विधायक जो डेरा डाले हुए हैं, तो इससे क्लियर है कि 2.5 साल जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद फिर लगातार इस बात को लेकर दूसरे खेमे ने दबाव बनाना शुरू किया कि अब तो चेहरा बदलना चाहिए। जिस तरीके से शुरुआती दौर में ही 2-3 गुट सामने आए थे और मुख्यमंत्री के कई दावेदार उभर कर सामने आए थे छत्तीसगढ़ में, तो अब यही कोशिश है कि आखिर में भूपेश बघेल को ही कंटिन्यू रखा जाए, 2.5 साल के बाद ही 5 साल के लिए रखा जाए, या फिर चेहरा बदलने की जरूरत है। हालांकि अब राहुल गांधी ने न्योता उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि छत्तीसगढ़ जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि क्या आखिर में भूपेश बघेल उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार में और कांग्रेस में राज्य स्तर पर किसी भी तरीके की उनको लेकर नाराजगी नहीं है और वो क्यों आगे कंटिन्यू करें, ये तमाम चीजों को लेकर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अब राहुल गांधी सीधा जब जाएंगे छत्तीसगढ़ तो तमाम चीजें और सरगुजा भी जाएंगे जहां के राजघराने से टीएस सिंहदेव आते हैं। इसको लेकर भी रवि आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच बता दें अपने दर्शकों को, राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में जुटे छत्तीसगढ़ के विधायकों से राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। और इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने कांग्रेस के विधायकों से की बातचीत, जिसमें भूपेश बघेल के समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान से नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने की मांग उठाई। भूपेश बघेल की मुलाकात राहुल गांधी से 3 घंटे तक हुई है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर क्या होगा। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया ब्रीफिंग हॉल में 24 अकबर रोड पे, और यहाँ संगठन से जुड़े लोग, तमाम लोग मौजूद हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष मौजूद हैं और नगर निगम के विभिन्न पदों पे आसीन लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। अपने को कांग्रेस कार्यकर्ता नेता बताते हैं, लेकिन भूपेश बघेल के सब लोग समर्थक हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राज्य में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन न हो। अटल जी, आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपने कहा कि किसी तरह का परिवर्तन न हो। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को इनवाइट किया कि आप राज्य में आइए और वहाँ के प्रोग्रेस को देखें। अब क्या उम्मीद है? इसका मतलब साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें इनवाइट किया है एज ए मुख्यमंत्री कि वो छत्तीसगढ़ में आए और देखिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किस तरीके से विकास की धारा बहाई है। उनके नेतृत्व में पिछले 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ के जनमानस में छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की अलग जगह है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया है कि वो छत्तीसगढ़ आएँ। छत्तीसगढ़ के किसान कितने खुशहाल हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो 32% हैं वो किस तरीके से खुशहाल है, ये देखने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। आप लोग ये बताएं, आप लोग पार्टी संगठन से जुड़े लोग, इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हो गई कि 2.5 साल का फॉर्मूला था कि नहीं, टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल, ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो गई? आप लोग को क्यों लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो स्थिति 2.5 साल वाली है, ये मीडिया की बनाई हुई है। कांग्रेस जन पूरे छत्तीसगढ़ में एक हैं, पूरा संगठन एक है, पूरा सब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ हैं। और ये 2.5 वर्ष की जो बात है वो केवल मीडिया में है, न जनता में है, न संगठन में है, न कार्यकर्ताओं में। ठीक है, बिल्कुल, न जनता में है, न संगठन में है, न कार्यकर्ताओं में। आपने कहा कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस में आज तक मैंने पिछले कई सालों से ऐसा नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री के समर्थन में इतने नेता, विधायक या संगठन के लोग पहुंचे इस मांग को लेकर कि भूपेश बघेल या कोई सीएम ही राज्य का मुख्यमंत्री बना रहे। देखिए, 1.5 साल जो है लगातार कोरोना काल निकला है। हमेशा आप देखिए, विगत संघर्ष के समय भी हर 2 महीने में कांग्रेस के जन, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी यहाँ हमेशा सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए दिल्ली आते थे। 1.5 साल से हम लोग दिल्ली आ नहीं पाए थे। अभी जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ चली, चूँकि सारे लोग रात और दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए रात और दिन मेहनत किया है। ये सारे लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, इसलिए इनको दर्द हुआ, इसलिए यहाँ आए हैं। और इस बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने सीएम बघेल को नहीं बदलने की मांग उठाई। सुनिए क्या कहा। मंशा है, छत्तीसगढ़ के किसानों की मंशा है, छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख मतदाताओं की मंशा है, छत्तीसगढ़ में 32% रहने वाले आदिवासियों की मंशा है कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री करे। जो मौजूदा मुख्यमंत्री, आप उनको हटाना नहीं चाहते, उन्हीं के नेतृत्व में अभी सरकार चलाना चाहते। पिछला 2.5 साल तो 1 साल चुनाव में गुजरा, लोकसभा का चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव, 1.5 साल कोरोना काल में केवल लोगों की सेवाएं करते हुए गुजरा। आना वाला 2.5 साल ही छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा लिखेगा और ये गाथा हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो। उधर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए।
कांग्रेस के युवा नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। आप जब कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे, तब भी केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों पे आवाज़ उठाते थे। रोजगार का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, तमाम मसलों पर आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई विवाद नहीं है, सबकी आवाज़ सुनी जा रही है। लेकिन पंजाब में आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ का मामला देख रहे होंगे, राजस्थान में पहले आपने देखा, तो इसको आप विवाद नहीं मानते? आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी कमज़ोर होती है राज्य के अंदर, और खासकर ऐसे वक्त में जहाँ पंजाब में तो विधानसभा चुनाव होना है? जहाँ पर बड़ा परिवार होता है वहाँ पर चर्चाएं होती है, सवाल उठते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर सिंह के खिलाफ क्यों खड़ा कर दिया जाता है? भूपेश बघेल के खिलाफ टीएस सिंहदेव की आवाज़ क्यों बुलंद हो जाती है? इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी को किसी के खिलाफ खड़ा नहीं किया गया और कोई हुआ भी नहीं है, लेकिन जब परिवार के दो भाई किसी मुद्दे पर असहमत होते हैं तो चर्चा होती है, और वो चर्चा कहीं ना कहीं पड़ोस के पास भी पहुंचती है। लेकिन दोनों भाई तो एक है, और हमारे सारे स्टेटों में जो सरकार है या विपक्ष है, वो सब लोग एकजुट होकर उसी प्रदेश के हितों के अलावा किसी भी चर्चा में नहीं पड़ते। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है, राहुल गांधी से मिल सकते हैं हरीश रावत। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी 11 बजे हो सकती है मुलाकात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हैं हरीश रावत, जो राहुल गांधी से मिल सकते हैं, राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की यह खबर है। खबर के मुताबिक राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं हरीश रावत। पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार घमासान चल रहा है, एक तरफ सिद्धू ईंट से ईंट खड़काने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मुझे निर्णय लेने में छूट नहीं दी गई तो मैं ईंट से ईंट खड़का दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की तरफ से भी लगातार कोशिशें जारी हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी से हरीश रावत कर सकते हैं मुलाकात। राहुल गांधी से मिल सकते हैं हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, और यह मुलाकात 11 बजे हो सकती है। यानी अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान क्या रह सकता है ये देखना होगा, लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है हरीश रावत की। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? क्योंकि वो प्रभारी हैं पंजाब के, और ऐसे में एक दिन पहले ही सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, और राज्य के स्तर पर जो भी चीजें चल रही हैं, डेवलपमेंट चल रहा है जमीनी स्तर पर, उसको लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन आज राहुल गांधी से मुलाकात करने की जो खबर आ रही है, तो उसको लेकर राहुल गांधी को भी बताएंगे कि आखिर में राज्य में कौन सा गुट और किस तरीके से उसका क्या मानना है। हालांकि बहुत सारी चीजें तो सामने आ रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तक पहुंच रही है, लेकिन क्योंकि हरीश रावत प्रभारी है पंजाब के, तो ऐसे में प्रभारी के तौर पर तमाम चीजें वहां पर कन्विंस करना और वहां तक मैसेज पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में राहुल गांधी से मुलाकात करके पंजाब में जो सिरफुटोगल चल रहा है सिद्धू और कैप्टन के बीच में, वो तमाम चीजें बातचीत करेंगे उसको लेकर। ठीक है, शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। तो हरीश रावत मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी से। और इस सब के बीच आइए एक और अहम खबर आपको बता दें, देश में एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगने का नया रिकॉर्ड बन चुका है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। 27 अगस्त यानी कि एक दिन पहले देश ने यह इतिहास रचा। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस उपलब्धि की जानकारी दी। इससे पहले देश में अब तक एक दिन में कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना का टीका नहीं लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा डोज उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। यूपी में एक दिन में 28,62,649 डोज लगी हैं, तो कर्नाटक में 10,79,588 और महाराष्ट्र में 9,84,117 डोज लगाई गई। देश में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। तो ये बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 1 करोड़ डोज, इसे बड़ी उपलब्धि इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीनेट करना है। केंद्र सरकार का टारगेट है दिसंबर से पहले पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, हर्ड इम्यूनिटी दे दी जाए। इस सब के बीच उपलब्धि यह है कि एक दिन में 1 करोड़ टीके लगाए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टीके लगाए गए हैं।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष दीक्षित मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं, प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए, एक दिन में 1 करोड़ टीके, ये कितनी बड़ी उपलब्धि? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये एम किया जा रहा था कि जल्द से जल्द पूरे देशवासियों को वैक्सीन लगनी है, ऐसे में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मील का पत्थर जिसे कहा जाता है। 1 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगना। देखिए इस वक्त पटेल नगर में हम मौजूद हैं, ये भी एक वैक्सीनेशन सेंटर है और लोगों का आना जाना यहाँ पर भी लगा हुआ है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कल 1,59,059 वैक्सीन लगी, जिसमें फर्स्ट टाइमर्स भी बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे में वो लोग जो अब तक घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो वैक्सीन लगाने के लिए अब निकल रहे हैं। सेकेंड डोज कई लोगों की लग रही है। अब सबको समझ आ गया है कि आम जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में वापस आना है, पहले जैसी जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए मास्क के साथ साथ वैक्सीन भी जरूरी है। जी गायत्री। प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास। आप आशीष दीक्षित भी हमारे साथ है, मनोज शर्मा भी हमारे साथ है। मनोज, सबसे पहले अब आपके पास आते हुए, अब एक सवाल तो यही है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? पीएम के संकल्प के अलावा इसको सिद्ध करने में किसको क्रेडिट जाता है? और दूसरी बात ये कि जो प्रियंका ने कही कि हेजिटेंसी अब दूर हो रही है क्या? मतलब अब लोग निकल रहे हैं और यही वजह कि एक दिन में 1 करोड़ टीके? जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरह देश में 1 करोड़ का आंकड़ा आया, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 दिन के अंदर, जो मध्य प्रदेश में इन्हीं तारीखों में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा महाअभियान हुआ और पहले दिन जो रिपोर्ट आई वो 23.5 लाख डोजेज लगे। उसके बाद दूसरे दिन जो रिपोर्ट आई उसमें 17 लाख से ज़्यादा डोजेज लगे और मतलब कुल मिला के 2 दिन के अंदर 41,44,000 जो कोरोना वैक्सीन लगी। जैसे अब वैक्सीनेशन के महाअभियान के बाद अभी हम एक वैक्सीनेशन सेंटर में है भोपाल में, आपने भी वैक्सीन लगवाई। जो एक धीरे धीरे एक वैक्सीन का शुरू में डर था, अब वो ख़त्म हो गया। हाँ, कोविड पेशेंट थे तो उस वजह से 3 महीने का टाइम बोला गया था। उसके बाद फिर अभी वैक्सीन का डे आया तो इसलिए फिर आज लगवाया। बाकी वैक्सीन से डर तो क्या, सुरक्षा सभी को चाहिए। हाँ, मतलब वैक्सीन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। बेसिक तो शुरू कर ही सकते हैं, बाकी मास्क वगैरह तो लगाना ही है। उसके अलावा एक प्लस पॉइंट अगर मिलता है तो क्यों नहीं लिया जाए। 1 करोड़ का आंकड़ा जब देश ने, हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि एक दिन में हिंदुस्तान ने 1 करोड़ वैक्सीन लगाई। हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते, चूंकि आपका भी सेकेंड डोज अभी ड्यू है, शुरुआती दिनों में जब कन्फ्यूजन होता था तो एक नागरिक होने के नाते आपके मन में क्या बातें होती थी? थोड़ा कन्फ्यूज़न तो होता था, परंतु जब पता लगा कि ये सेफ़ है वैक्सीन, तो प्रोपोगंडा किया गया कि ये सेफ़ नहीं है। फिर वे जब इतने टेस्ट होने के बाद, गुजरने के बाद हमने इसकी सेफ जो तब ना इसको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि ये सेफ वैक्सीन है, उसको लगाना चाहिए। देखिए, जाहिर होता है 1 करोड़ का आंकड़ा ऐसे नहीं आया। नागरिकों के मन में, लोगों के मन में धीरे धीरे सरकार इस बात में कामयाब रही और जो जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट हुई, लगातार सरकार की तरफ से अवेयरनेस चलाई गई। क्योंकि शुरुआती दिनों का जो कंफ्यूजन था, जिसका रिस्पांस बड़ा स्लो रिस्पांस था, और यहाँ 2 लोगों से बातचीत करके, ये आम लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हुए हैं, क्या हेजिटेंसी दूर हो रही है। ठीक है मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। आशीष, ये जो बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 1 करोड़ टीके, महाराष्ट्र का इसमें कितना बड़ा योगदान रहा? कैसी रफ्तार वहां वैक्सीनेशन की? साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कल के दिन 9 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं और अब तक की अगर कुल बात की जाए तो 6.5 करोड़ वैक्सीनेशन जो महाराष्ट्र में वो हुए हैं। करीब 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको पहला टीका लग चुका है। वहीं 1.5 करोड़ ऐसी आबादी है जिनके दोनों टीके लग चुके हैं। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के BKC कोविड सेंटर में, जो कि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। 10 बजे से ये शुरुआत होनी थी। हालांकि आज कोविशील्ड का स्टॉक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, पर कोवैक्सीन के लिए लोगों का आना शुरू हो गया है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि लोगों का रिस्पांस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अब जो कोरोना के नियम बनाए हैं उसमें वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसे एक पासपोर्ट की तरह रखा हुआ है, क्योंकि अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, अगर आपको मॉल्स में जाना है, तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको एंट्री नहीं दी जाती है। इस महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो लगातार बढ़ता हुआ अभी भी आपको दिखाएंगे। ये वेटिंग एरिया है और यहाँ पर लोगों के आने की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी तक वैक्सीनेशन का जो आज का प्रोग्राम है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुंबई की बात की जाए तो 2,37,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। यानी कि आज
केवल मुंबई में 2,37,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है, लौट रहे हैं आशीष आपके पास। और इस बीच ये भी बताते चले, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी वैक्सीनेशन पर मिली इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए लिखा, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारत ने एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर एक नया मुकाम हासिल किया है। यह एक शानदार उपलब्धि है। इस बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान में शामिल सभी लोगों और खुद को टीका लगवाने वालों को मेरी बधाई। तो ये ट्वीट राष्ट्रपति की तरफ से किया गया। और इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 1 करोड़ वैक्सीनेशन को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। प्रियंका, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि हम देखें अगर एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण हुआ है और एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा अचीवमेंट वैक्सीनेशन अभियान को मिला है, इस सब के बीच उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान। दिल्ली में रोजाना कितने टीके लग रहे हैं और दिल्ली का कितना बड़ा योगदान? मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में अगर कल की ही मैं सिर्फ आपको बात बता रही हूं तो 1,59,059 टीके जो हैं लगे हुए हैं। ये दिल्ली का वैक्सीनेशन सेंटर है जो मैं पटेल नगर का आपको फिलहाल यहां पर दिखा रही हूं। ऐसे में क्योंकि हमने देखा है कि पहले ये बात आई है दिल्ली की तरफ से कि वैक्सीन की कमी रहती है, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अब कल का बुलेटिन अगर मैं देखकर आपको बताऊं तो फर्स्ट टाइमर जिनका पहला कल डोज लगा है तो उसमें 1,10,000 लोग हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि 1,59,059 लोगों ने कल वैक्सीन की डोजेस लगाई हैं। तो उसमें से 1,10,951 लोग पहली डोज के हैं और सेकंड डोज की बात करें तो तकरीबन 48,000 लोगों ने कल अपनी सेकंड डोज लगाई है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हेजिटेंसी जो लोगों में थी वैक्सीन को लेकर कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इससे बीमार तो नहीं हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजें अब लोगों के मन से निकल रही है। और यही कारण है कि इस तरीके का माइलस्टोन वैक्सीनेशन में कल देश भर ने देखा है। दिल्ली की भी अगर बात कर रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा 1,10,000 के तकरीबन जो फर्स्ट डोज वाले लोग थे वो घरों से बाहर निकलकर वैक्सीन लगा रहे हैं। तो हेजिटेंसी मुझे लगता है एक सही शब्द रहेगा जिसको लोग अब पीछे छोड़कर घरों से बाहर निकलकर वैक्सीन लगा रहे हैं। और यही स्पीड रही तो जल्द ही पूरा देश वैक्सीनेटेड होगा। बिल्कुल मनोज, लेकिन अगर हम वहां की बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर किस तरीके कैसी रफ्तार है? क्या जो उम्मीद की जा रही थी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी, क्या वो रफ्तार मध्य प्रदेश हासिल कर रहा है? मध्य प्रदेश जाहिर तौर पर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में 2 दिन का महा वैक्सीनेशन का जब अभियान हुआ तो उसमें पहले दिन हर 2 मिनट में 2,000, 1 मिनट में 2,000 वैक्सीन लग रही थी। यानी जो एक दिन में करीब 23,50,000 वैक्सीन लगी, मतलब 23.5 लाख करीब। उसके बाद दूसरे दिन 17 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगी। और जो ओवरऑल सरकार की तरफ से ये कहना है कि वो अभी तक मध्य प्रदेश में करीब 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में लेना है। और पहला और दूसरा डोज अगर दोनों मिला दें तो मध्य प्रदेश में अभी तक करीब 4.5 करोड़ लोगों को पहले और दूसरे डोज की वैक्सीन लगी है। मतलब सरकार धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। तो हम यहाँ भी लोगों ये वैक्सीनेशन सेंटर पे बात करते हैं। मैं कैसा, अभी 2 दिन तो हालांकि वैक्सीनेशन का महाअभियान चला, अभी आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? लोग आ रहे हैं लगातार? नहीं सर, बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम रिस्पॉन्स है। अभी महाअभियान में भी 50 से ज़्यादा वैक्सीन नहीं लगी, कोवैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। नहीं मेरा, लेकिन सरकार तो 2 दिन में 41 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगी है महाअभियान में। हाँ, बाकी सेंटर पे लगी है, मगर हमारे सेंटर पे सिर्फ 50 वैक्सीन लगी हुई एक दिन में। अच्छा, आपके पास कोविशील्ड है या कोवैक्सीन? हमारे यहाँ कोवैक्सीन है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। अच्छा जी, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगह पर भोपाल में कोविशील्ड के डोज लगे हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपका पहला डोज है? जी नहीं, मम्मी का है फर्स्ट डोज। आपका हो गया? हाँ जी। दोनों डोज हो गए? नहीं, अभी फर्स्ट है। अच्छा, ये 1 करोड़ का आंकड़ा भारत में वैक्सीन लगी बीते, मतलब और एक रिकॉर्ड बना कि 1 करोड़ एक दिन में वैक्सीन लगी। हाँ। आपको मतलब एक देश का नागरिक होने के नाते क्या सोचती हैं? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये सब वैक्सीनेशन हो रहा है अपने इंडिया में, क्योंकि काफ़ी जगह इससे वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। काफ़ी लोग ज़्यादा फर्स्ट में जब कोरोना आया था, कोविड आया था, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महामारी फैली। लेकिन अब बहुत अच्छा है कि कोविड के रोकने के लिए वैक्सीनेशन आई, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो आप प्राउड फील कर रही हैं। देखिए, तीसरी लहर का खतरा बना रहता है और वैक्सीन ही
अल्टीमेट हथियार है। तो 1-1 करोड़ वैक्सीन जब भारत लगाता है तो जाहिर तौर पर अच्छा तो लगता ही ना। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर। आपका कौन सा डोज लगना है? मेरा फर्स्ट लग रहा है। इतना लेट क्यों हो गई आप? वो ठीक है, चले गए थे थोड़ा पापा जी के यहाँ, तो नहीं लगवा पाए, तो अब लगवा रहे हैं। देखिए तमाम लोग घर से निकल रहे हैं, ऐसे इक्का दुक्का कुछ इस तरह के सेंटर हो जहां अगर लोग ना आए हो, लेकिन मध्य प्रदेश ने अच्छा खासा रिकॉर्ड हासिल किया। ठीक है मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। आशीष, वहां रफ्तार कितनी बढ़ी है? अगर आप वहां पर कुछ लोगों से बातचीत कर पाए तो जरा पूछिए कितनी रफ्तार बढ़ी है वहां पर वैक्सीनेशन में? जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे 10 बजे से वैक्सीन लगने की जो शुरुआत है वो हो गई है। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है जिन लोगों का हुआ है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जिनको लगने हैं, ऐसे लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि लोगों का जो रिस्पॉन्स है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों को बिठाया गया है, ये वो लोग हैं जिनको अभी वैक्सीन लेना है। ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका पहला डोज है या सेकेंड डोज है? पहला है। कल एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों का हुआ है। कैसा महसूस करते हैं भारत के नागरिक होने के तौर पर? साफ तौर पर लोगों को अभी भी मन में थोड़ी सी हिचक। ठीक है आशीष, हम लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका आपका, मनोज आपका और आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल सिंगल्स की सेमीफाइनल में जीत गई हैं। भाविना पटेल ने सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी को हरा दिया है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भाविना ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को हराया था। अब भाविना गोल्ड मेडल की फाइनल मुकाबला खेलेंगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की टोक्यो पैरालंपिक्स से जुड़ी बड़ी खबर ये मिल रही है कि भाविना पटेल सेमीफाइनल में जीत गई हैं। ऐसे ही मेरी हिम्मत बनी रही और ऐसे ही हमारे भारतवासियों का प्यार बना रहा तो गोल्ड भी मैं जीत के आ सकती हूँ। जब इस प्रतियोगिता में आए थे, पैरालंपिक्स में आए थे, तो आपको मालूम था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं, जस्ट मैंने वही सोचा था कि मुझे जो भी मैच आए वो उसमें 100% देना है और मैं बस वही देती जा रही हूँ। और अगर जब 100% देते हैं तो मेडल अपना बनता ही है। और अगले मैच के लिए, फाइनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं मेंटली रेडी हूँ, इसमें भी बस मुझे अपना 100% देना है। और टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने क्या कहा न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए, आइए सुनवाते हैं आपको। सबकी नजरें अब गोल्ड पर टिकी हुई हैं और इस जीत के साथ ही हर भारतवासी गर्व भी महसूस कर रहा है। क्या तैयारी है आपकी फाइनल के लिए? बिल्कुल, जैसे आज मैंने 100% दिया है, कल भी मैं अपना 100% दूंगी। बस वही अभी तो बोल सकती हूँ। जी भाविना, घर वालों से बातचीत हुई आपके? क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपके पिता को भी हम सुन रहे थे। हाँ जी, नहीं, मैं अपना सारा खत्म करने के गेम खत्म करने के बाद ही उनसे बात करूंगी, क्योंकि मैंने उनको मना किया है कि मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं मोबाइल अभी यूज नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं किसी से अभी बात नहीं करूंगी। मैं अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करने के बाद ही बात करूंगी। जी, तो टारगेट कंप्लीट करने के बाद बात करेंगी। और भाविना, जब आप निकल रही थी पैरालंपिक्स के लिए तो आपको उम्मीद थी कि मेडल आएगा? किस तरह की तैयारी आपकी रही? कितने समय से आप इसको लेकर के तैयारी कर रही थी? हाँ, मैं मतलब 2 साल से कंटिन्यूस इस चीज के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रही थी। और मेडल जीतना वो मैंने बाद में सोचा था, क्योंकि मुझे यही था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना 100% देना है। और बस मैं अपना 100% देती जा रही हूँ। और जब 100% देते हैं तो वो मेडल तो मिलना ही है। जी भाविना, आप अपना आदर्श किनको मानती है और फाइनल मुकाबले के लिए क्या स्ट्रैटेजी अब आपकी रहने वाली है? मैं सचिन तेंदुलकर जी को मानती हूँ। और गेम के लिए मेरा स्ट्रेटेजी अभी मतलब मैं अपने कोच सर के साथ बात करूंगी और उस हिसाब से हम प्लानिंग बनाएंगे और उस हिसाब से मैं फिर कल अपना परफॉर्मेंस दूंगी।